हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है वो इस चैप्टर से बिल्कुल आपका जो है क्लास 12th का भी बेस तैयार होगा और साथ साथ क्लास 11 के आने वाले चैप्टर्स का भी बेस तैयार होगा। तो क्लास 11 का जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसको हमने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, वी कॉल इट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दैट मीन्स the concept that we need to learn the class 11th and also the class 12 chemistry। तो ये एक्चुअली में बेस तैयार करेगा हमारी केमिस्ट्री का। चलिए, तो देखिए इस चैप्टर्स के अंदर काफी सारी चीजें हैं जो आपको वन बाय वन स्टडी कराई जाएंगी। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर जो है कई लॉज पे डिपेंड है। इसके अलावा इसमें कुछ कैलकुलेशंस के लिए भी काम करना है, बिकॉज 9-10 की केमिस्ट्री में बच्चा इतनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं बनाता है, लेकिन जब हम क्लास 11th में आ जाते हैं तो वहां पर केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को कैसे करना है, उनके लिए कैलकुलेशंस की क्या जरूरत पड़ेगी, किन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, कौन फिजिकल क्वांटिटीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चैप्टर्स के अंदर आपको स्टडी कराई जाएंगी। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री के बारे में। तो क्या होता है कि जो क्लास 11th और 12th की जो केमिस्ट्री होती है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि क्लास 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। The first part is called here physical chemistry. Physical chemistry is totally a chemistry जिसके अंदर आप states of matter के बारे में पढ़ते हैं। Basically the 3 states are important, the solid, liquid and gas। तो उनके बारे में स्टडी करना और उनके प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, ये सब चीजें जो होती है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आती है। बट इसके अलावा भी और भी कई सारी चीजें हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो बेसिकली जिस न्यूमेरिकल्स की मैं बात कर रहा था वो सारा न्यूमेरिकल जो होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में ही कवर किया जाता है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो टोटली वी कॉल द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के अंदर हम टोटली पढ़ते हैं किसके बारे में, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड द पीरियोडिक टेबल। याद हो क्लास 11 में पढ़ा था हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स। तो उसके अंदर हम सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका केमिकल बिहेवियर, हाउ द एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के अंदर जो है टोटली आपको पढ़ाया जाता है। देन वी गो फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द लास्ट पार्ट जो होता है आपका केमिस्ट्री का, और वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होगा क्लास 10 चैप्टर पढ़ाया गया था कार्बन इज कंपाउंड्स, जिसके अंदर आपने कार्बन्स और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं जिसमें आपने हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस हो गया। फिर उसके अलावा आपने कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, याद होगा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना, हेलोजन्स, अल्कोहल। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एडवांस है बहुत ज्यादा, मतलब कि ये इतना ज्यादा एक्सपेंडेबल है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो काफी ज्यादा चीजें हैं जो आपको इसमें स्टडी की जाएंगी। तो इस तरह से हम क्लास 11-12 की केमिस्ट्री को, और आने जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसी तरह से केमिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। दीज आर 3 बेसिक फॉर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, वन इज कॉल्ड फिजिकल, अदर वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हमें भी यहाँ पे चीजों को स्टडी करना है। बट जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हम सब चीजों को स्टडी करेंगे ताकि आने वाले चैप्टर्स का हमारा एक अच्छा खासा बेस तैयार हो सके। तो चलिए, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर्स में हमें क्या चीजें पढ़नी है, तो उसका एक बेस तैयार करना होगा। तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द वर्ड विच इज कॉल्ड अ मैटर, है ना। मैटर आपने सुना होगा, है ना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। छोटी छोटी क्लासेस से आप ये परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है सुनते आ रहे होंगे। ठीक है, तो जो भी चीज ऑक्यूपाई करती है मास और कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करती है स्पेस और उसके पास मास होता है, तो उस क्वांटिटी को हम, उस सब्सटेंस को हम मैटर की क्वांटिटी में लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर मैटर की बात हो गई, लेकिन अब हम किस चीज पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं अभी देखिए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि बेसिकली हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे पहले। ठीक है, तो पहले मैं मैटर को क्लासिफाई करूंगा और उसके बाद फिर किन चीजों पे अभी हम आज फोकस करेंगे। आज का जो फोकस हमारा ज्यादातर रहेगा वो कुछ लॉस पे रहेगा। देयर आर सम लॉस जो कि नीड होता है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से लॉस हैं जो हम स्टडी करेंगे। बट उससे पहले फर्स्ट वी क्लासीफाई द मैटर। ठीक है, अगर ये मैटर की जो क्लासिफिकेशन आप स्टडी करते हैं तो यही केमिस्ट्री है सर, पूरा मैटर को स्टडी करना ही केमिस्ट्री होता है। तो आइए मैटर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है देखिए। तो ये जो हमारा मैटर होता है, इसकी हमारी दो जो होती हैं बेसिक 2 क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, एक हम उसको क्लासिफाई करते हैं एज अ फिजिकल, ठीक है,
और नेक्स्ट जो हम यहाँ पर इसको क्लासीफाई कर देते हैं वो होता है एज अ केमिकल। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, अनदर वन इज कॉल्ड ए केमिकल क्लासिफिकेशन। जब हम मैटर को फिजिकली क्लासीफाई करते हैं तो देन वी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर एंड द 3 बेसिक स्टेट। वैसे तो 5 बेसिक स्टेट्स होती है मैटर की, वन इज कॉल्ड द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो तो आपको पता ही थी, एंड द लास्ट 2 वन इज कॉल्ड हियर प्लाज्मा एंड बीईसी, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बट वी आर फोकस ओनली द फर्स्ट 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट एंड दैट अगेन नेक्स्ट इज लिक्विड एंड द लास्ट वन इज हियर गैस। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे, अब ये सारे चैप्टर्स बनेंगे यहाँ पे, देखिए एक एक टॉपिक, एक एक चीज, एक चैप्टर बनता चला जाएगा। अब सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड इज द नेम ऑफ द चैप्टर हुआ, क्लास 12 में चैप्टर है ये। देन वी टॉकिंग अबाउट लिक्विड्स एंड द गैस। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है किसका, मैटर का। केमिकल क्लासिफिकेशन का थोड़ा ज्यादा क्लासिफिकेशन की जाती है। केमिकली जब हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द प्योर स्टेट, प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर, another one is called here mixtures। तो पहला जो होता है वो आपका होता है प्योर। नाउ द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का मतलब क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर का मतलब यहाँ पर ये होता है जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ध्यान रखिए, जब हम मैटर को प्योर फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो या फिर एलिमेंट होता है और नहीं तो फिर वो कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो होता है इट इज कॉल्ड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। And why it is called a pure form? Because pure means when the matter is made up of one kind of particles या one kind of कह सकते हैं कि one kind of atoms, particles, इस तरह से आप उसको स्टडी करते हैं जब। तो एलिमेंट जो होता है उसके अंदर भी हम उसको फर्दर पढ़ेंगे। तो अभी एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर क्या कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन, है ना। एलिमेंट्स को फर्दर ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ योर मैटर। ठीक है, एलिमेंट्स जैसे मेरे पास आयरन का एटम है, सोडियम का एटम है, तो उसको मैं ब्रेक डाउन करके मुझे और कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो जो चीज है वो एकदम प्योर फॉर्म है, बिकॉज इट इज अ मेड अप ऑफ द वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो ये एलिमेंट हो गया और उसके बाद ये कंपाउंड हो गया। देन एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइंग एज, आपने पढ़ा होगा मेटल, है ना, उसके बाद होता है नॉन मेटल्स एंड नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड्स। तो फिर हम याद है मेटल में नॉन मेटलॉइड्स, इस तरह से हम इसको डिवाइड्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके मेटलॉइड्स हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में भी अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बेसिकली बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड हियर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अनदर वन इज कॉल्ड हियर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मिक्सचर्स आर फर्दर क्लासिफाइंग एज द टू बेसिक मिक्सचर्स होते हैं, आपने याद होगा, पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। वन इज कॉल्ड हियर हिट्रोजीनियस एंड अदर वन इज कॉल्ड हियर होमोजीनियस, या फर्स्ट वी राइट होमोजीनियस। तो पहला जो हमारे पास इसमें आता है वो हो गया आपके लिए होमोजीनियस, और इधर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है दैट इज हियर इज हेट्रोजीनियस। दिस इज द बेसिक फॉर्म्स ऑफ मिक्सचर्स, 2 बेसिक फॉर्म्स ऑफ मिक्सचर्स। होमोजीनियस में बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, ना, ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं हमारे, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो फिर हम बात कर रहे होते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस में हम बात करते हैं 2 चीजों की, जिसमें एक आता है आपका कोलाइडल्स एंड अदर वन इज कॉल्ड हियर सस्पेंशंस। तो ये देखिए, ये मैटर का प्योर जो है क्लासिफिकेशन है। अगर आप ये सब चीजें पढ़ लो तो ऑलमोस्ट 11-12 का केमिस्ट्री जो होता है कवर हो जाता है। तो ये क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर रहेगा। ठीक है, मैटर की 2 क्लासिफिकेशन बेसिक रहते हैं, फिजिकल, केमिकल, और केमिकल को फर्दर फिर हम प्योर और मिक्सचर्स, और फिर प्योर फॉर्म को एलिमेंट और कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स को फिर होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इस तरह से हम इनको मैटर्स को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम एक एक चीज को ढंग से स्टडी करते चले जाएं तो ऑलमोस्ट मैंने जैसे कि कहा कि 11-12 की जो केमिस्ट्री है वो हमारी कवर हो जाती है। ठीक है, अब जैसे देखिए मैंने बताया कि फर्स्ट आज के लेक्चर में तो हम बात करने जा रहे हैं कुछ लॉज की। ठीक है, जिसको कहते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो उसमें बहुत सारे लॉज हैं, जैसे आपने याद है पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, इस तरह के लॉज आपने पहले भी स्टडी किए होंगे। बिकॉज जो क्लास 11th की केमिस्ट्री होती है इट इज सिमिलर टू क्लास 9th, है ना। 9th में जो चीजें केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको थोड़ा वो ध्यान आ रहा हो, तो वही उसका एक्सपेंडेड लेवल या कह लीजिए हाई लेवल जो होगा वो 11th में आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, एक तरीके से मैं कह रहा हूँ, बट 11th की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग है 9th और 10th की केमिस्ट्री से, और उसी लेवल की फिर आपको यहाँ पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो चलिए पहले आप इसको कॉपी करिए और उसके बाद फिर हम सीधा लॉस पर आते हैं और उसके बाद फिर हम मैटर के ऊपर वापस आएंगे, जिसपे आपके पास मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल एटम्स होता है, वो फिर हम बाद पे आएंगे उस पर। बट फर्स्ट वी स्टडी कि कौन कौन से लॉज हैं जो हमें पढ़ने हैं पहले, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए तो देखिए अब ये हमने अपना एक लिस्ट तैयार कर लिया है कि कौन कौन से जो लॉज है वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर हमें पढ़ाए जाते हैं। तो सबसे पहला लॉज आप देख रहे होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच इज गिवन बाय द लावोसियर इन 1774। Another second law is called a law of constant या फिर definite proportion given by the James Gauss in 1799. Then third is called a law of multiple proportion given by Dalton 1808. And the fourth one is law of reciprocal proportion by Richter in 1794. And the last one is called a Gay-Lussac law of gaseous volume given by Gay-Lussac in 1808. ठीक है, तो ये हमारे पास अब बेसिक 5 लॉज हैं जिनको हम 1 by 1 स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सबसे पहले लॉ से। चलिए आप इसका एक कॉपी कर लें, इनको कर लिया होगा। चलिए तो देखिए अब तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पहले भी पढ़ा होगा। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट मास can neither be created nor be destroyed in a chemical reactions। तो ये लॉ कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर मास ना कभी क्रिएट किया जा सकता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर कभी डिस्ट्रॉयड होता है। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब केमिकल रिएक्शंस होगा तो जितना भी आप रिएक्टेंट का मास लेंगे तो वो सारा का सारा रिएक्टेंट जो होगा रिएक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो सारा का सारा रिएक्टेंट रिएक्ट करने के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जितना भी आप रिएक्टेंट का मास यूज करेंगे उतना ही रिएक्टेंट जैसे प्रोडक्ट बनेगा उतना ही प्रोडक्ट का मास भी होगा। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट is total mass of the reactant is always equal to total mass of the product। तो इससे यही समझ में आया था कि उन्होंने यही चीज को एक्सप्लेन किया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो जितना भी मास रिएक्टेंट का रहेगा टोटल, वही सारा का सारा मास प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट होगा, इसलिए प्रोडक्ट का मास भी उतना ही मिलेगा। तो ये चीज उन्होंने अपने लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको समझना चाहें तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड हियर लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। तो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम इस लॉ को समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था। तो लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक मतलब जैसे आपने टेस्ट ट्यूब तो देखा ही होगा लैबोरेटरी में, बट उन्होंने एक एच शेप का ट्यूब बनाया था। तो वो जो एच शेप का ट्यूब था पहले मैं बना लेता हूं। कुछ इस तरह का उन्होंने ये एच शेप का जो ट्यूब था वो उन्होंने बनाया था। ये देखिए, इसको कहते हैं एच शेप ट्यूब। अब इस ट्यूब के इस साइड पे उन्होंने यहां पर जो सॉल्यूशन लिया था वो लिया था उन्होंने AgNO3 का, दैट मीन सिल्वर नाइट्रेट। और यहां पर जो उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बनाया किसका? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो मान लेते उन्होंने x ग्राम यहां पर AgNO3 रख दिया और y ग्राम उन्होंने यहां पर NaCl रख दिया। उसके बाद इसको उठा के उन्होंने ऐसे करके मिक्स किया, हिलाया उसको, ताकि ये सभी सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्स हो, एक जैसे, जिसकी वजह से दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो अगर हम इस रिएक्शंस को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या रिएक्शन हो रहा होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने किया क्या है? हमने AgNO3 को रिएक्ट किया है किससे? NaCl से। तो अगर हम AgNO3 को NaCl से रिएक्ट करते हैं तो व्हाट वी गेट?
तो इट इज अ काइंड ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो यहां पर AgCl बनेगा और साथ में रिलीज होगा NaNO3। ये रिएक्शन यहां पे होगा। इसका हमने X ग्राम लिया है और इसका हमने Y ग्राम लिया है, ठीक है। तो अब ये आपस में रिएक्ट करने के बाद, ये रिएक्शन के बाद हम दोबारा से इस ट्यूब को बना रहे हैं। रिएक्शन करने के बाद अब इस ट्यूब में कैसा ये अंदर से दिखाई देगा। तो रिएक्शन करने के बाद अब ये जो ट्यूब होगा, हाँ, तो रिएक्शन होने के बाद अब ये जो ट्यूब होगी, इसमें इधर आपको मिलेगा AgCl और यहां आपको मिलेगा सोडियम नाइट्रेट यानी कि NaNO3। दिस इज सिल्वर क्लोराइड एंड NaNO3। तो लेट करते हैं कि X ग्राम जब AgNO3 का रिएक्ट करेगा Y ग्राम ऑफ NaCl के साथ, तो वी गेट W ग्राम ऑफ AgCl एंड Z ग्राम ऑफ क्या NaNO3। तो उन्होंने देखा कि जितना मास रिएक्टेंट का था पहले, यानी X और Y को अगर हम ऐड करें दोनों को, तो जितना मास X और Y का आएगा प्लस करने के बाद, उतना ही मास W और Z का भी आएगा ऐड करने के बाद। यानी AgCl और NO3 का जो मास था वो W और प्लस Z करा मैंने, और AgNO3 NaCl जो रिएक्टेंट थे उनके मास को ऐड किया तो X प्लस Y। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट पाया गया था कि जितना भी AgNO3 और NaCl का मास मिला के जितना टोटल मास रिएक्टेंट का था, तो उतना ही मास का उनका प्रोडक्ट बना AgCl और NaNO3 को ऐड करा जब उन्होंने उसका मास। तो इससे साबित हुआ कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको ये लॉ। बिल्कुल सिंपल सा लॉ है कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है जितना भी आप कोई भी रिएक्शंस करेंगे, तो जितना भी आप रिएक्टेंट का मास लेंगे, उतना ही टोटल मास आपका प्रोडक्ट का भी वहां पर बनेगा। और इसी वजह से हम अपने जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हमेशा क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर आपको पूछेगा कि व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, तो वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट दे ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसकी वजह से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए और फिर हम चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, जो था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। चलिए, तो आइए देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट लॉ। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और वी कैन आल्सो कॉल इट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो देखिए क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। इसका कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई केमिकल कंपाउंड देखें, कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल यू टेक वाटर, यू टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उस केमिकल कंपाउंड में हमेशा फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स होंगे, और वो जो एटम्स उसमें आपस में कंबाइन होकर उस कंपाउंड को बनाएंगे, उनका फिक्स प्रोपोर्शन होगा बाय मास। अब ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कंपाउंड आपने कैसे बनाया या फिर आपने वो कंपाउंड किस सोर्स से ऑब्टेन किया। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज द केमिकल कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन। मतलब अब जैसे सपोज करिए वाटर की बात करते हैं, तो वाटर हमें रिवर से भी मिलता है, वाटर हमें सी से मिल रहा है, वाटर हमें टैप वाटर मिल रहा है, रिवर वाटर है, पॉन्ड वाटर है। तो इट डज नॉट मैटर कि मुझे पानी कहां से मिल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि रिवर के वाटर का फॉर्मूला कुछ और होगा और सी से जो पानी मिलेगा, पानी आएगा, समुद्र से पानी आएगा, उसका फॉर्मूला कुछ और होगा। ऐसा नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इट डज नॉट मैटर कि वो डिपेंड नहीं करता इस बात पर, लिखा इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इट्स प्रिपरेशन, कि आपने उसको कैसे बनाया, और या फिर सोर्स फ्रॉम विच इट हैज बीन ऑब्टेन्ड। तो मैं पानी को कहीं से भी लेकर आऊं, कोई भी उसका सोर्स हो सकता है, लेकिन वाटर का फॉर्मूला सभी जगह से क्या मिलेगा मुझे, H2O, जिसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम उसमें ऑक्सीजन का होगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आएगा बाय मास वो भी फिक्स होगा, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पर रेशियो से होता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर वाटर का एग्जांपल आपके लिए लेता हूं सबसे पहले, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब वाटर चाहे सर रिवर का हो, ठीक है, वाटर चाहे टैप से हो, वाटर चाहे सी से हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला सभी केस में पानी का H2O ही होगा, और वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासिस का जो प्रपोर्शन होगा वो भी फिक्स होगा। अब जैसे अभी आपको मासिस का इतना नॉलेज नहीं है, वो आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, बट फिर भी हम छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं,
तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो लेता हूं बाई मास, तो वो मुझे मिलेगा 2:16 एंड दैट बिकम्स हेयर 1:8। यानी कि आप पानी कहीं से भी ले लें, वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 1:8 का ही होगा, यानी कि फिक्स प्रोपोर्शन होगा उनका बाई मास। ऐसा नहीं होगा रिवर वाले वाटर में रेशियो अलग हो जाएगा और टैप वाले वाटर में अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करने के बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल मेथड्स हैं। जैसे कि मैंने कर दिया हीट द लाइमस्टोन, है ना भाई, लाइमस्टोन को याद होगा, हीट करने पर CO2 गैस रिलीज होती है। इसके अलावा हम कर सकते हैं हीटिंग द बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा आपको याद होगा, NaHCO3 को हीट करते हैं तो भी आपका CO2 गैस ही रिलीज होती है। ठीक है, इसके अलावा बर्निंग हम कर देते हैं, बर्निंग द कार्बन को बर्न करते हैं तो भी CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहां से मैं CO2 गैस को ऑब्टेन कर सकता हूं। तो वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ इस प्रिपरेशन। अब ऐसा नहीं होगा लाइमस्टोन को हीट करा मैंने, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3, उसको मैंने हीट किया तो उसने मेरे को दिया CO2 प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी वही CO2 मिलेगी जो मेरे को बेकिंग सोडा को हीट करके मिलेगी। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इसको हीट करूंगा तो मुझे मिलता था, आपको याद होगा, Na2CO3 प्लस वाटर और CO2। तो यहाँ भी मेरे को वही CO2 मिलेगा, सेम होगा, एक कार्बन मिलेगा उसमें 2 ऑक्सीजन मिलेगा, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो बाई मास होगा वो भी फिक्स्ड होगा। जैसे अब कार्बन का मास कितना होता है बताइए, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो मेरे पास यहाँ पर एक ही कार्बन है, अगर मैं रेशियो लूं इन दोनों का तो कार्बन तो एक ही है बट मेरे पास ऑक्सीजन 2 है, तो 16 × 2 करेंगे 32, तो रेशियो कितना मिला बताइए, 3:8 का। तो यानी कि CO2 के केस में कार्बन ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 3:8 का होता है, और जो कि फिक्स्ड होगा। इट डज नॉट मैटर कि आपने वो CO2 लाइमस्टोन से बनाई थी या बेकिंग सोडा से हिट करके बनाई थी, कार्बन को बर्न करके बनाई थी। तो दिस लॉ कि भाई कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा, इट ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। जैसे पानी के केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं, और जो उनके कंबाइन होने के बाद जो फॉर्मूला तैयार होगा वो फिक्स्ड रहेगा, और उनकी जो प्रपोर्शन होगा बाई मास वो भी फिक्स्ड होगा। इट डू नॉट डिपेंड कि आपका सोर्स क्या था उस कंपाउंड को लेने का, और डू नॉट डिपेंड कि उस कंपाउंड को बनाने का मेथड क्या था, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सभी जगह से जो केमिकल कंपाउंड मिलेगा उसका फॉर्मूला और उन एटम्स के बीच का रेशियो बाय मास भी फिक्स्ड रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये लॉ। तो इसको कॉपी करिए और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ, जो था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन्स। चलिए कॉपी करके इसको। तो आइए अब हम चलते हैं अपने तीसरे लॉ की तरफ, जिसको हमने नाम दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो अगर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो यहां पर देखिए उसने क्या बोला कि इट स्टेट्स दैट इफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीपल शब्द आ रहा है। प्रोपोर्शन देखो लास्ट लॉ में भी था, डेफिनेट था, तो अभी वहां पे फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास रह रहा था एलिमेंट्स के बीच में। यहां पर भी प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा, मतलब फिक्स इन द सेंस देखिए प्रोपोर्शन जब हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पर बात होती है होल नंबर रेशियोज की, मतलब जो रेशियो बिटवीन द एटम्स बाय मास होना चाहिए या किसी भी स्टेट में आना चाहिए तो वो एक होल नंबर रेशियो ही होना चाहिए। तो वही चीज की बात आप यहाँ पे भी करेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब फिर से रेशियो से रहेगा, और कैसे रहेगा वो समझना होगा। तो कहता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होके 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके फॉर्म करते हैं मोर देन 1 कंपाउंड। लास्ट टाइम क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुए तो हमने एक कंपाउंड पे फोकस किया, दैट इज वाटर, और किसी और कंपाउंड पे फोकस नहीं करा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद सिर्फ वाटर ही बनाते हो। तो यहाँ पर तभी इसको मल्टीपल शब्द ही बोला गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकता है, तो हम उस जगह पे इस लॉ को लगाते हैं। तो कहता है इट स्टेट दैट कि 2 और मोर एलिमेंट में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होने के बाद एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, तो वहां पर यदि हम एक एटम का मास फिक्स करते हैं, किसी एक एटम का मास दोनों कंपाउंड में फिक्स करना होगा, तो बाकी जो दूसरा एटम बचेगा उनका रेशियो अगर आप दोनों कंपाउंड में निकालोगे तो वो हमेशा एक सिंपल रेशियो बेयर करेगा, यानी कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो बेयर करेगा बाय मास। तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, है ना। अभी मेरी बात उतने अच्छे ढंग से क्लियर नहीं हुई होगी, तो आइए मैं समझाता हूं। जैसे मैंने अब बात कर रहा हूं यहां पर, ये मैंने यहां पर कंपाउंड लिया, देखिए
और मैं इस बार बात कर रहा हूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड आपके लिए बना सकते हैं H2O, जिसको कहते हैं वाटर, और एक ये कंपाउंड और भी बना सकते हैं, दैट इज H2O2। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर कहीं पे भी साइड पे, दिस इज वाटर, इसको तो सभी जानते हैं, बट ये थोड़ा शायद कई बच्चों के लिए न्यू हो सकता है, एंड इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारे पास एक एटम, तो देखिए बताओ कौन है। यहाँ पर एक एटम तो हमारे लिए हाइड्रोजन है, दूसरा एटम हमारे लिए यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मास यूज हो रहा है बताओ कितना होगा, 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 के लिए 2 हो गया। इधर भी देखिए 2 ही यूज हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास यूज होगा 16, और इधर क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो इसलिए मास यूज होगा 32। तो आप देख सकते हैं दोनों जगह पर हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स्ड है। जितना मास यहाँ पर हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, 2 पार्ट्स यूज हो रहा है, और वो 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। यहाँ पर भी 2 पार्ट्स ही हाइड्रोजन जो है, लेकिन वो 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो उसने ये चीज लिखी है कि जब 2 एटम एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जब भी कोई 2 एटम एक से ज्यादा कंपाउंड बना लें, तो देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। मतलब डिफरेंट मासेस, देखो ऑक्सीजन का डिफरेंट मास यूज हो रहा है, एक 16 और 32, विच इज कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। जो दूसरा एटम है दोनों में वो फिक्स्ड है, उसका मास फिक्स है। देखो यहाँ भी मैंने उसका मास फिक्स 2 फिक्स कर रखा है, और यहाँ पे भी 2 फिक्स कर रखा है। तो फिर जो दूसरा एटम होगा जो फिक्स मास से के साथ रिएक्ट करेगा, वो भी आपस में क्या बेयर करेगा, एक सिंपल होल नंबर रेशियो जो है बेयर करेगा। तो यहां पर अगर हम ऑक्सीजन के एटम का रेशियो लें, जो ऑक्सीजन एटम का रेशियो अगर हम यहाँ पे लें दोनों कंपाउंड्स में, तो 16:32 आएगा, जो कि बन जाएगा 1:2। ये इस लॉ का कहना है कि अगर 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बना लेते हैं, तो उन कंपाउंड्स में किसी एक एटम का जो मास यदि आप फिक्स कर दें, जैसे मैंने आप हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, तो दूसरा एटम जो उस फिक्स मास वाले हाइड्रोजन एटम, जैसे आप हाइड्रोजन एटम है, या उस फिक्स मास वाले एटम के साथ कंबाइन करेगा, तो वो एटम जो फिक्स मास वाले एटम के साथ कंबाइन करेगा, तो उस एटम के मासेस का रेशियो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियोज होगा। ये देखिए सिंपल रेशियो टू 1 nm करूंगा। क्लियर हो रहा है। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन एक फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है दोनों ही कंपाउंड में, और ऑक्सीजन एटम के बीच का जो रेशियो आ रहा है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आपको मिल रहा है। आप इसको कॉपी करिए, मैं एक और इससे भी बेटर एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो फटाफट इसको कॉपी करिए, फिर मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल से आपको इस लॉ को समझाने की और कोशिश करता हूँ। चलिए, लिख लिया सबने? चलिए देखिए, अब एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाता हूं। उसके लिए हम लेंगे यहां पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तकरीबन बुक्स में आपको यही एग्जाम्पल मिलेगा, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है इस लॉ को समझने के लिए। अब जो नाइट्रोजन होता है वो काफी सारी ऑक्साइड्स बनाता है, पीछे भी हम कह सकते थे वो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन थी, है ना, एक H2O और एक H2O2। तो वैसे ही नाइट्रोजन भी काफी तरह की ऑक्साइड जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो यहां पर हम सारे नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स को लिखेंगे 1 by 1। ठीक है, तो जो सबसे पहले ऑक्साइड्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो होगी आपके लिए N2O। ठीक है, नेक्स्ट वन हम यहाँ पे ले रहे हैं N2O2, उसके बाद N2O3, देन N2O4, एंड द लास्ट वन इज N2O5। ठीक है, तो ये हमने ऑक्साइड्स यहाँ पे ली है नाइट्रोजन के अलग अलग। ठीक है, अब इनके नाम क्या है ये तो हम पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में वैसे। ठीक है, उसकी कोई अभी खास जरूरत नहीं। वैसे इसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहा जाता है इसको। फिर ये जो होता है ये डाइमर होता है NO का, जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है NO मतलब डाइमर, डाइमर मतलब उसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ गया। अब NO को आप 2 बार जोड़ोगे तो N2O2 बन जाएगा। दिस इज डाइनाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये एक्चुअली में NO2 का डाइमर होता है। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना NO2, तो NO2 का डाइमर, डाइमर मतलब क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल उसके ज्वाइन हो जाएं, तो 2 मॉलिक्यूल जुड़कर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको डाइमर कहते हैं। तो NO2 का डाइमर होता है ये। ठीक है, N2O4, तो आप लिख सकते हैं NO2 को 2 बार जोड़ो तो N2O4 बन जाता है। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 एटम है सर, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या मासेस यूज हो रहे हैं उनको आप लिखिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे 2 एटम यूज हो रहा है, देखिए, तो उसके हिसाब से इसका कितना मास आपका बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 14। ठीक है, इसका भी देखिए 14 ही होगा। सब में 2 नाइट्रोजन यूज हो रहे हैं, सॉरी 28। ओ, एक नाइट्रोजन का मास जो होता है 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का 28 होगा।
तो यहाँ पर भी 28 हो गया, इधर भी 28 हो गया, इधर भी 28 हो गया और इधर भी 28 हो गया। देखिए अब सभी जगह पे ऑक्सीजन के मासेस को लिखिए। एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है, उसके हिसाब से लिखिए। तो ये हो गया देखिए 16, फिर ये 16 टू ज़ा कितना हो जाएगा 32, फिर 16 थ्री ज़ा करेंगे तो 48, फिर 16 फोर ज़ा करेंगे 64 एंड 16 उसके बाद 5 ज़ा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 16 5 ज़ा इज 80। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं सभी में नाइट्रोजन का जो मास है वो फिक्स्ड है ना, सभी में नाइट्रोजन का मास हमने फिक्स कर दिया। अब जो दूसरा एटम है, जैसे लास्ट टाइम हाइड्रोजन का मास दोनों कंपाउंड में फिक्स था 2, यहाँ पे सब में 28 पार्ट्स नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहा है विद डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके जो डिफरेंट मास ऑक्सीजन के आ रहे हैं, अगर आप इनका अब आपस में रेशियो लें सभी एटम्स में, सभी ऑक्साइड्स में जाके, तो आपको ऑक्सीजन एटम का जो रेशियो मिलेगा 16:32:48 64 कितना 80। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वेरी सिंपलेस्ट रेशियो आता है। देखिए कितना प्यारा सा 1:2:3:4:5। ये देखिए, तो ये देखिए, तो यही वो कहना चाहता है ये लॉ कि अगर दो एटम एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे 5 कंपाउंड्स नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर फॉर्म किए, तो अगर वहां पर एक एटम का मास यदि हम फिक्स करें, जैसे नाइट्रोजन का मास सभी में फिक्स कर दिया 28, तो दूसरा एटम के जो मासेस आपस में आएंगे दे ऑलवेज बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो, जो कि आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कई बुक्स में ये जो N2O हो इसको NO ही लिखा हो और ये जो N2O4 हो उसको NO2 लिखा हो, बट आप इस तरह से उनको लिख सकते हैं बिकॉज ये उनके डाइमर्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम कर पा रहे ताकि सभी जगह पर हमने नाइट्रोजन का जो मास है ना वो 28 फिक्स किया है, क्योंकि वो इस लॉ की नीड है, क्योंकि एक एटम के मास को हमें फिक्स करना होता है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी इस लॉ के बारे में। ठीक है, तो ये लॉ इस तरह से काम करेगा आपके लिए। बाकी अभी देखिए, अभी लॉ को पहले हमें समझना होगा, उसके बाद ही फिर हम इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो पहले हम इन लॉ को ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो इस लॉ को आप एग्जाम्पल को कॉपी करिए और फिर हम चलते हैं अपने 4th लॉ की तरफ। ठीक है, चलिए। तो आइए हम बात करते हैं अपने 4th लॉ की, जिसको हमने नाम दिया है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ पीछे जितने भी लॉज अभी तक आपने पढ़े उनसे थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो आइए थोड़ा ध्यान से समझते हैं। दूसरी बात, ये लॉ शायद एनसीईआरटी में आपको ना मिले, बट कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट लॉ है, आइए समझते हैं। तो इस लॉ के अंदर हम देखिए क्या कह रहे हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, ठीक है, हमारे पास एक एलिमेंट ए रहेगा जो कि उसका फिक्स मास हम लेंगे, डेफिनेट मास हम उसका लेंगे और उसको फिर हम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे बी और सी, उसके साथ उसको कंबाइन करेंगे। यानी पहले हमारा जो एटम ए होगा वो बी के साथ भी कंबाइन करेगा, फिर वही एटम ए हमारा सी के साथ कंबाइन करेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जितना मास ए का बी के साथ रिएक्ट करेगा उतना ही मास ए का सी के साथ भी रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी इतना पार्ट समझिए, फिर उसको मैं अप्लाई करता हूं। यहां पर देखिए, तो जो मैंने यहाँ पर ए एटम अज्यूम किया वो हाइड्रोजन है और बी एटम को सल्फर और सी एटम को ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जब सल्फर से कंबाइन होगा तो फॉर्म करेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो यहां मैंने फॉर्म किया H2O। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा था कि ये जो बी और सी एटम होंगे ये ए एटम के फिक्स मास के साथ ही रिएक्ट करेंगे। तो सल्फर भी यहाँ पर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन से ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब H2S बनेगा तो वहां पे सल्फर का क्योंकि एक एटम मौजूद है तो वहां पे उसका 32 पार्ट्स यूज होंगे, और यहाँ पर जब वाटर बनेगा, ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो वहां पर ऑक्सीजन का 16 पार्ट इस्तेमाल होगा। ये देखिए, तो अभी आप देख रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन जब ए के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो मतलब मेरा हाइड्रोजन एटम जो मेरा ए एटम है उसके फिक्स मास के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 पार्ट्स ही हाइड्रोजन का रिएक्ट हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सल्फर और ऑक्सीजन का जो मास हमारा हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ रिएक्ट हुआ है उनका एक रेशियो ले लेंगे, उनके मासेस का रेशियो ले लेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो हाइड्रोजन H2S के केस में हाइड्रोजन का 2 पार्ट और सल्फर का 32 पार्ट्स। ठीक है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 पार्ट है, वाटर के केस में आप देख सकते हैं, और ऑक्सीजन का 16 पार्ट्स है। तो अब इसका तो मास हमने फिक्स कर दिया दोनों तरफ हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हमारा ए एटम हो गया। अब ये जो हमारे बी और सी एटम्स हैं इनके जो मासेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं उनके आप मासेस का रेशियो लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो लिया, तो 32 इसका मास यूज हुआ था, 16 इसका यूज हुआ था, तो रेशियो कितना बन गया, सॉल्व होकर 2 रेशियो बना गया।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको कि मैंने यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन दो एटम लिए, उसको फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया और फिर देखा कि सल्फर ऑक्सीजन का जो मास वहां पर यूज हो रहा है उसका रेशो क्या आया, तो वो रेशो मेरे को मिला 2:1। अब आगे ये लॉ ये कहता है कि अब वो जो दो एटम फिक्स मास ऑफ ए के साथ रिएक्ट कर रहे थे, ये जो बी और सी दो एटम थे जो फिक्स मास ऑफ एटम ए के साथ रिएक्ट कर रहे थे, अब उन दोनों एटम्स को एक दूसरे से रिएक्ट कराओ। ठीक है, अब उन दोनों एटम्स को अगर हम एक दूसरे से रिएक्ट कराते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो उसने बनाया यहाँ पर SO2। ठीक है, मैंने SO2 का एग्जांपल दिया है। तो अब इस SO2 के अंदर सल्फर और ऑक्सीजन का जो भी रेशियो होगा अब आप वो निकालो। समझ में आ रहा है? पहले तो उनको फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के कर लिया, रेशियो निकाल लिया, वो आ गया 2:1। अब उन दोनों को आपस में रिएक्ट कराओ, जो बी और सी थे उनको आपस में रिएक्ट कराओ। तो मैंने अब बी और सी को जब आपस में रिएक्ट कराया तो दे फॉर्म SO2, और वहां पर भी चेक करो कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच के मास का रेशियो क्या आ रहा है। तो यहाँ पर SO2 में सल्फर का एक एटम यूज हुआ तो 32 पार्ट्स ऑफ सल्फर यूज होगा, और ऑक्सीजन का क्योंकि यहाँ पर दो एटम यूज हो रहा है तो इसलिए उसका 32 पार्ट्स यूज होगा, क्योंकि एक एटम का 16 होता है ऑक्सीजन का, तो दो एटम के लिए 32 हुआ। और यहां पर जो रेशियो आएगा वो कितना मिला आपको, 1:1। इतना क्लियर हुआ? तो अब देखो ये लॉ ये क्या कहता है कि जब ये दोनों ने जो आपस में जब ये दोनों ने इसके साथ रिएक्ट किया था फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो वो रेशियो आया था 2:1, और जब इन्होंने आपस में रिएक्ट किया तो उनके मासेस का रेशियो आ गया 1:1। तो बस अब कुछ नहीं करना, इन दोनों के रेशियोज को एक दूसरे से डिवाइड करना है और फिर से आपको एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिलना चाहिए। तो देखिए अब मैं इसको यहां पर दिखा देता हूं, जैसे यहां से आपको दिख रहा होगा, तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसका जो रेशियो आया था 2:1 और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 1:1 से। मतलब इधर वाले का जो आया था 2:1 जब इन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया था, मतलब एटम ए के साथ, और जब आपस में रिएक्ट किया तो 1:1। लेकिन इनका भी जो रेशियो सॉल्व हो के आएगा वो देखिए फिर से एक होल नंबर रेशियो आ रहा है आपके लिए 2:1। ये देखिए ये तो 1:1 ही है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो भी 2:1 ही रहेगा। मतलब इस लॉ का कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई दो एटम रहेंगे बी और सी, वो अगर फिक्स मास ऑफ ए के साथ रिएक्ट करने पर जो भी रेशियो आपस में मासेस का बेयर करते होंगे, बिल्कुल वैसा ही या फिर उसी के मल्टीपल में वो रेशियो तब भी बेयर करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। ये इस लॉ का कहना है एक तरीके से। तो आप उसको थोड़ा सा समझेंगे तो ये जरूर क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़िए, यही है कि इट स्टेट्स दैट व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एलिमेंट ए जो रिएक्ट करता है टू डिफरेंट एटम्स बी एंड सी टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, जो दो कंपाउंड बनाए थे, एक H2S बनाया और एक H2O, टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, एंड इफ बी एंड सी आल्सो कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, जैसे बी और सी, जैसे यहाँ पे बी और सी आपस में कंबाइंड हुए तो उन्होंने जो कंपाउंड बनाया वो क्या बनाया, SO2 बनाया। तो देयर कंबाइनिंग मासेस का जो होगा आर इन सेम प्रोपोर्शन होगा, या फिर बेयर अ सिंपल रेशियो होगा जो उन मासेस बी और सी के रिएक्ट करे थे किसके साथ, मास ऑफ द एटम ए के, फिक्स मास ऑफ एटम ए के साथ। तो ये सिंपल सा लॉ है जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा करना है। तो मैं सिंपल बोल रहा हूं लेकिन थोड़ा समझेंगे इस लॉ को तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो पहले यहां पर मासेस का रेशियो ले लो अलग से, फिर उधर जब वो आपस में कंबाइन हो गए उसका ले लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, तो वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो आपको मिल जाना चाहिए। बस यही इस लॉ के अंदर कहा गया है। देखिए, ठीक है, तो ये लॉ आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा सिर्फ आखिरी लॉ बच रहा है। वैसे इसके बाद हमारे पास एक लॉ 6 लॉ और भी होता है जो मैंने लिस्ट में नहीं डाला था, विच इज कॉल्ड अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अवोगाद्रो हाइपोथेसिस से पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपनी बात बोली थी कुछ, अब उनको हम बिर्जेलियस साइंटिस्ट थे वो, लेकिन उनकी बात को फिर अवोगाद्रो ने कैसे गलत किया था तो वो भी हम जाएंगे उसके लिए। बट अभी आप बेसिक ये 5 लॉज पे फोकस करें। ठीक है, तो आखिरी लॉज हमारा 5वां रह रहा है तो उसको कवर करते, तब तक इसको आप कॉपी करिए। चलिए, तो आइए, ये है हमारा अब 5th लॉ जिसको हमने नाम दिया है गे-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। इस लॉ की खासियत ये है कि ये लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर इन द गैस फेज। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड या लिक्विड फेज में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, तो इट स्टेट्स दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर and temperature, under similar conditions of temperature, under the similar conditions of pressure and temperature,
So it states that under similar conditions of pressure and temperature, the ratio between the volumes of gases, reactant and products can be expressed in simple whole numbers. देखिए मतलब कि जब भी कोई हमारा ऐसे पास रिएक्शन है जिसमें हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसियस स्टेट में रहेंगे, तो उनकी जो वॉल्यूम्स वहां पर कंबाइंड हो रही होंगी एक दूसरे के साथ, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, तो वो आपस में एक सिंपल होल नंबर रेशियोज को क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी। बस यही इस लॉ का कहना था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रिएक्शन लिया N2 गैस व्हेन रिएक्ट विद 3H2 गैस, तो इट फॉर्म 2NH3 गैस। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से इसका एक वॉल्यूम लिया जाएगा। हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 3 वॉल्यूम्स लिया जाएगा, और NH3 के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इसका 2 वॉल्यूम लिया जाएगा। और अगर मैं इन सभी का रेशो लेता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे को जो इन सभी का रेशो लेने पर मेरे को जो आंसर मिलेगा वो आपको इस केस में मिलेगा 1:3:2। ये देखिए 1:3:2। तो वही चीज लॉ कहना चाहता है कि अगर हमारा गैसियस रिएक्टेंट है और गैसियस प्रोडक्ट है तो फिर जो भी उन गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम्स वहां पर इस्तेमाल हो रही होंगी उस रिएक्शंस के लिए, उन सभी वॉल्यूम्स के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो ऑब्टेंड होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके बीच में 1:3:2 का जो है रेशियो ऑब्टेंड हो रहा है। ऐसी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसी और एक और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद Cl2 गैस, तो इट फॉर्म 2HCl गैस। ठीक है, इसमें रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल तो एक वॉल्यूम, इसका भी एक वॉल्यूम और इसका 2 वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेशियो बन रहा है 1:1:2 इस तरह से। मतलब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर 1 वॉल्यूम अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे यहाँ पर देखना है इस लॉ का एप्लीकेशन हम करेंगे, जैसे मैं बार बोल रहा हूँ कि अभी हम लॉ को समझ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं एक लेक्चर दूंगा जिसमें आप इन सभी पे हम न्यूमेरिकल्स पे काम करेंगे फिर इनके। तो इससे पहले लॉ को समझना जरूरी है। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर इसका 10 ml यूज किया नाइट्रोजन का, तो अगर मैं 10 ml नाइट्रोजन यहाँ पे यूज करूंगा तो मुझे हाइड्रोजन कितना यूज करना पड़ेगा, 30 ml, क्योंकि तभी उनके बीच में 1:3 का रेशियो ऑब्टेन रहेगा। ठीक है, तो 10 ml ऑफ नाइट्रोजन के लिए वी नीड 30 ml ऑफ हाइड्रोजन, और जब ये 10 ml ऑफ नाइट्रोजन 30 ml ऑफ हाइड्रोजन से गेट करेगा तो वी गेट 20 ml ऑफ अमोनिया। ताकि अगर हम इसका 10 ml लेंगे नाइट्रोजन का और उसके बाद इसका 30 ml लेंगे हाइड्रोजन का, तो देन वी गेट 220 ml ऑफ अमोनिया। तो फिर से देखिए इनके बीच का जो रेशियो आपको फिर से ऑब्टेन होगा, दैट विल बी 1:3:2। तो ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज नहीं कर सकते आप। तो इसी रेशियो में ये हमेशा कंबाइंड होंगे और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसी होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी है। फिर इसका इस्तेमाल करके हम पता लगा लेते हैं कि हम भाई अगर इसका मुझे इतना लीटर दिया है उसका निकालना हो तो वो हम इस लॉ की हेल्प से वो काम कर सकते हैं फिर। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये लॉ क्या कहना चाह रहा है। और इस लॉ की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर के चेंज होने से आपकी गैस की वॉल्यूम चेंज हो जाती है। तो इसलिए हमें वॉल्यूम को अगर नहीं चेंज करना है तो इसलिए प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स रखना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास थे 5 लॉज जो मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो आई होप सभी लॉज आपको समझ में आए होंगे। इनको एक बार आप रिवाइज करिए, 1 बाय 1 इनको स्टडी करिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो हमें जरूर बताइए। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि थोड़ा भी बेसिक हमारा स्टार्ट हुआ है आज ये चैप्टर। धीरे धीरे अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको 1 बाय 1 समझनी होंगी। और अभी मैंने कहा जैसा कि यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, बट उसके लिए थोड़ा सा पहले और कुछ बेस बनाएंगे अपना, तब हम उस अवोगाद्रो हाइपोथेसिस तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जिन बच्चों ने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर आप लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस सभी लॉज के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हम इन लॉ को और अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, थैंक यू।